हम शुरू करते हैं आज का क्लास। और मॉर्निंग में है तो भाई काफ़ी एनर्जी के साथ चलेगा। 6 तारीख 2022 का पेपर है जो एग्ज़ाम हुआ था। और पूरे आराम से आप लोग का भी माइंड पूरा शांत होगा। माइंड में दिन भर का मतलब कि कुछ नहीं चल रहा होगा। अभी अभी सो करके उठे आप लोग। प्रथम प्रश्न आपके लिए जा रहा है कि बच्चे का विकास का क्रम पूछ रहा है। हम लिखवाए भी हुए थे एक लाइन में कि मूर्त से अमूर्त होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है ना, स्थानिक से वैश्विक होता है। तो इसमें लिखा हुआ है सामान्य से विशिष्ट, यही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए आया, कहता है कि वह बच्चा जो उच्च आय वाले परिवार से है उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से। बात सही है। जो धनी वाले लोग हैं उनका परिवार अलग, मतलब कि उनका रहन सहन जो है अलग है, लेकिन जो निम्न आय वाले हैं उससे तो अलग है भाई, डिफरेंट रहता है वो। उठते उठते उसको भाई ब्रेड चाहिए। हमारे जो गरीब वाले वाले बच्चे लोग हैं उनको भाई वो भी नसीब नहीं होता है ना। तो भाई उनका जीवन क्या डिफरेंट है, ये सही बात है, वास्तविकता है, वही बात बोला जा रहा है यहाँ पे। और तर्क कहता है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। बात सही है कि नहीं? बचपन में अलग अलग विविधता है, कोई धनी परिवार से है, कोई अलग परिवार से है। तो इसमें दोनों सही जा रहा है, इसीलिए आपका उत्तर ए पर जाएगा, व्याख्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न। मजेदार तरीका से आप लोग भी पूरे अच्छे तरीका से आए हैं। और कल इधर भी लगवा दिया जाएगा, इस तरह से हवा भी आ रहा है, बंद करना होगा इसको भी। चलिए, एक बच्चा पहले अपने हाथ से वॉलीबॉल जैसे बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटा पकड़ना इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। अब हमारी बात ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न इतना बार पूछा था जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ये प्रश्न पूछता कैसे हम आपको समझा देते हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछता है, एक लड़का स्कूटी चलाने से पहले साइकिल चलाता है, एक लड़का दौड़ने से पहले कूदना सीखता है, एक बच्चा चलने से पहले भावे क्या कहते हैं उसको, भूमि पर घुटने के बढ़ के चलना शुरू करता है। माने ये करने से पहले ये करता है, ये मायने बैठा लीजिए आज से, कभी भी रहेगा यह काम करने से पहले ये करता है, या स्कूटी चलाने से पहले साइकिल चलाना सीखता है, तब ना सीखेगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि यह काम करने से पहले यह काम करता है, तो हमेशा समीप दूरामुख सिद्धांत होगा, याद रहेगा, हमेशा समीप दूरामुख। अब भाई समीप और दूरामुख क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। पहले वॉलीबॉल पकड़ा, प्रश्न के अनुसार आप ट्रिक लगाते हैं, पहले वॉलीबॉल पकड़ा और उसके बाद में चिमटा से कोई चीज को उठा रहा है। तब पहले वॉलीबॉल हाथ में था, समीप में था, लेकिन चिमटा से उठा रहा है, दूर की चीज को नहीं उठाएगा भाई, थोड़ा सा दूर होगा तब ना उसको चिमटा से उठाएगा, या गर्म होगा कोई चीज। तो पहले समीप, तब क्या, दूरामुख। तो इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आएगा कि ये काम करने से पहले ये काम करना है, तो समीप दूरामुख जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल रीतियां केवल अभिभावक से ही सीखते हैं। ये बात सही है? ये गलत है। केवल अपने माता पिता से ही नहीं भाई, अगल बगल के साथी उथी भी सबसे सीखते हैं। इसमें जो ही वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है जो हम आपको लिखवाए थे। और तर्क कहता है कि बच्चे का सामाजिकरण एक सरल रैखिक प्रक्रिया है। ये गलत कर दिया, सरल रैखिक नहीं है, ये क्या है, सार्वभौमिक है। ये सरल कह रहा है, सरल प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि सामाजिक जो सरल प्रक्रिया है ना। ये सरल जो वर्ड है, रैखिक जो वर्ड है, कभी सही नहीं होता है सीटेट में। इसलिए दोनों गलत है। तो शायद आपका ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा। डी पर गया। चलिए अगला, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह समझ नहीं पाते हैं कि क्रिया परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों को मौजूद दिखावट पर निर्भर करते हैं। कौन? पूर्व संक्रियात्मक में, बहुत बेटर, यहां जाएगा पूर्व संक्रियात्मक में। ये होगा वस्तु अस्थायित्व की समझ बना लेते। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, वस्तु अस्थायित्व के बारे में हम पियाजे के नियम में लिखवाए थे
कि संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पुरुष संक्रियात्मक एज आता है उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होगा पुरुष संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इधर बैठ जाइए ना, पीछे बैठ जाइए, एकदम कल ठंडा में मरिएगा, चाहे और आगे इधर लगा लीजिए, बेंच है इधर आगे लगा के बैठ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पूर्व संक्रियात्मक एज बताइए पहले हमको। 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष का एज जो होता है वह पूर्व संक्रियात्मक एज है। और इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं। एक होगा मूर्त एवं बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे जिसमें बच्चा देखेगा, क्योंकि उसको तो आता नहीं है, पूर्व संक्रियात्मक में अधिकांश चीज नहीं आता है, तब मूर्त का प्रयोग करेंगे तो उसको भाई अगले का स्टेज में चला जाएगा वो। अब भाई अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पार का सही उदाहरण क्या है? संकेत एवं इशारे लिखवाए है, नहीं लिखवाए? अब धीरे धीरे लाइन पर आप लोग आइएगा, जाएगा कहाँ। लेव वाइगोस्की का मानना था कि, क्या मानना था उनका? 4 ऑप्शन है। सीखना केवल ज्ञान है, ये आपका केवल गलत। सीखना ईमानदार के प्रति नियंत्रण, ईमानदार इनाम गलत है यहाँ पे, है ना, इनाम गलत है। हाँ, निष्क्रिय गलत है, ये डी सबसे बेटा। ठीक है, ज्ञान का सह निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में, दूसरे को मदद करने में है। ठीक है, बहुत बेटर है आपका 8 नंबर। अब आइए नेक्स्ट पर। कोलबर्ग साहब है, बिना कोलबर्ग का एग्जाम होता ही नहीं है। कहता है कि कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे जरूरी है? क्या होगा? देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, हम आपको कोलबर्ग का नियम पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि मानव अधिकार और न्याय सबसे जरूरी है, भले ही सामाजिक कानून के खिलाफ हो। मैंने बोला कि कोलबर्ग का एक लेवल है परंपरागत लेवल, उस लेवल में बोला गया है कि पहले बच्चा समाज को मानता है, दूसरा बाद में कानून को मानता है ना, उसके बाद में आगे जब बढ़ता है तो लास्ट स्टेज चल जाता है। इसमें कहा कि ना कानून को मान रहा है और ना समाज के नियम को मान रहा है, उसके क्या है, खिलाफ है। मतलब वो किसके नियम को मानता है? सार्वभौमिक नियम को मानता है। उत्तर आपका जाएगा डी पर, लोकतंत्र के नियम को मानता है, सार्वभौमिक नियम, इसी में न पढ़ना है। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कभी भी सामाजिक प्रक्रिया है ना। सामाजिक मतलब कहने का मतलब 2 चीज होता है, एक तो आपका परिवार है और दूसरा एक विद्यालय है ना, याद रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एकदम पूरा ध्यान यहाँ रखना है। हाँ, हर व्यक्तियों में बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत बेटर, चलिए आप लोग ही करिएगा आज, फटाफट होगा। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा का निर्देश में, मातृभाषा में करेगी। पढ़ाओ भाई सभी बच्चों को और 5 बजे तक पढ़ाओ। हम लोग पढ़ लेंगे, चलिए हम चल रहे हैं साथ में। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है? फर्स्ट तो व्यवहारवादी कक्षा, सामाजिक रचनावादी कक्षा, शिक्षक। देखिए व्यवहारवादी यहाँ स्पेशल गेस्टलवाद मनोवैज्ञानिक पर चल जाता है, इसलिए गलत है। और शिक्षक केंद्रित गलत होता है, पाठ्य पुस्तक गलत होता है, सबसे बेटर। और एक और बात, जब तक हम प्रश्न पढ़े तो आप लोग भी प्रश्न ही पढ़े, जैसे ही मेरा प्रश्न खत्म हो तब जवाब है। ऐसे भाई पकड़ेगा शताब्दी एक्सप्रेस सुधर लेगा, है ना। तो प्रश्न हम पढ़े तो आप लोग भी पढ़े, इससे बहुत सारा आपको ज्ञान आगे मिलेगा प्रश्न पढ़ने से। अगला है कि किस प्रकार की शिक्षण शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? डी। फर्स्ट में भाई मानकीकृत बात गलत होता है, पूरी तरह जो है ना ये परीक्षा पर केंद्रित कर रहा है, ये भी गलत हुआ। और यहाँ भी पूरी है तो भाई पूरी को हटाइए,
है ना। ये पूरी गलत होता है, कोई भी आज तक दुनिया में पूरी नहीं है, मैंने पूर्ण नहीं है, पूरी मतलब ये कहता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित गलत ही होता है। सबसे मजेदार संलग्न और संदर्भित होगा। अब कहता है कि एनसीएफ 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। चलिए, क्या आप लोग सेट बनाए हैं इसलिए फटाफट बता रहे हैं, जो नहीं बनाए हैं नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं। रटने वाली बात तो होगा नहीं, याद करने वाली बात होगा नहीं, सबसे मजेदार सी है। और यहाँ पे पूरे देश में बच्चों की तुलना वाली बात कभी भी सही नहीं होता है। ये वर्ड को आप देखते चलिए, मजा आएगा। नेक्स्ट है कि समावेशन का क्या अर्थ है। समावेशन का अर्थ है क्या करना, सभी विद्यार्थियों का उनके सामाजिक पहचान के निरपेक्ष होकर के अपनाना। समावेशन, मेरी बात समझ लीजिए, यहाँ समझिए हमारी बात, ध्यान दीजिए। यहाँ समावेशन करना है, मैंने लग रहा है क्या मिलाने की बात, तो आप मिलाइएगा तो ऐसा थोड़े कि केवल आप धनी धनी व्यक्ति को मिलाइएगा, तो उसके सामाजिक लिखा हुआ यहाँ पे सामाजिक पहचान के निरपेक्ष, माने उसको पहचान कुछ हो, चाहे वह कोई भी जाति का हो करके उसको क्या करना है, अपनाना ही क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। उसका कोई भी मतलब कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो, ये होगा। अब अगला प्रश्न कहता है कि विविध संस्कृति पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना है। नेगेटिव प्रश्न पूछा, माने अलग अलग जो बच्चा आता है, कोई कोई जाति, अलग अलग जाति का, उससे आपको क्या करना है, उसको शामिल करना है, तो क्या चीज से बचिएगा। 4 ऑप्शन देखिए। फर्स्ट तो विद्यार्थियों को पहचानने और सम्मान करे, बहुत अच्छी बात है, बच्चा को सम्मान करना है। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दे, हमारी बात समझिए। प्रभुत्वशाली माने जो तेज है आप उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, और जो कमजोर है उसको नहीं दे रहे हैं। ये नहीं रखा है। हाँ मतलब है कि मान लीजिए है उसको प्राथमिकता देने की बात कही है। हाँ, ये नहीं कहा है कि उसको छोड़ देने की बात। प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता देना, और जो प्रभुत्वशाली नहीं है उसको नहीं दीजिएगा। हाँ, तो इससे बचना है आपको। कहीं भी देखिए, प्रश्न सीटेट का जब भी हल करे, कहीं भी लगे कि एक पक्ष पर ज्यादा जोर दे रहा है तो गलत हो जाता है, उस चीज से बचना है। अब ये गलत हुआ, इसके वजह से आपका बी सही हुआ। आप कौन सा बोल रहे हैं, सी पर आते हैं। शिक्षण की सामग्री में विविधता को शामिल करें, ठीक ठाक है। कक्षा में संस्कृति संवेदनशीलता का अभ्यास करें, ये भी ठीक ठाक है। नेगेटिव देना था। डिसलेक्सिया आप लोग को बताए थे, पढ़ने से, है ना, पठन औफल्य बोले थे, लिखवाए थे हिंदी में। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी है। अक्षमता माने उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है या कोई भी चीज में दिक्कत हो रहा है, उसको समावेशन करना है तो क्या करिएगा। फर्स्ट बात बोला कि व्यक्ति के लिए केवल, फर्स्ट गया काम से। बी बोला विफलता का आरोपण, क्षमता में कमी। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास क्षमता नहीं है इसलिए फेल कर गए, हो सकता है आप भाई पढ़ाई कम किए हो, क्षमता तो है ही है सबके पास। बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य, ये दत्त कार्य भाई गलत होता है, माने होमवर्क। और लंबा होमवर्क बच्चा है आपके पास, लंबा लंबा होमवर्क दे दिए, बयान से फेल ना जाएंगे। हाँ, 1 to 5 के बच्चा को मैंने लिमिट भर होमवर्क ही देना है ताकि वो करके आए प्रत्येक सब्जेक्ट में, ऐसे दिया ही नहीं जाता है। नहीं है देना, दिया जाता है ये प्राइवेटों में, संस्थानों में, लेकिन सीटेट कहता है कि भाई उतना बड़ा होमवर्क ना दे, 1 प्रश्न दे सकते हैं, 2 प्रश्न दे सकते हैं जो पढ़ाए हैं आज, उससे ज्यादा ना दे, क्योंकि उसका अगर 4 सब्जेक्ट होगा तो 4 प्रश्न हुआ। अगर 2-2 प्रश्न देते हैं तो 4 सब्जेक्ट का कितना हो गया, 8 प्रश्न हो जाएगा। तो उसको लिमिट बढ़ी दीजिए ताकि वो कर पाए, बच्चा है ना। आगे तो भाई आपको, आप लोग तो भाई होमवर्क आप लोगों को भी मिलता है। चलिए आप कहाँ पे आए, 20 है। कहता कि प्रतिभावान विद्यार्थी, अब भाई आप लोग को संभालना है। हाँ, ये हाँ, जो प्रतिभावान है वो जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करता है, क्या, जो तेज है। अब भाई बी पर आते हैं थोड़ा सा, बी में क्या है, असमर्थ वाली बात बोला है, तो बच्चा जो प्रतिभावान है वो असमर्थ तो होगा नहीं।
और सी में क्या लिखा हुआ है, सरल आसान कार्य चुनेगा। तो भाई आसान आसान जब चुनेगा तो प्रतिभावान नहीं होगा। और समझ का अभाव की बात किया है तो इस प्रकार के वर्ड से दूरी बना लेना है। अगला, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। हाँ, प्रोत्साहित करिए भाई, सबसे अच्छा है। दंडित तो करेंगे नहीं, अनदेखा करेंगे नहीं, प्रोत्साहित करना है। अगला है कि विद्यार्थी को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में किससे बचना है। विस्तारण में मदद करते समय फर्स्ट बात बोला, विभिन्न संप्रत्ययों के बीच संबंध को क्रियान्वित करना, ठीक ठाक है। संप्रत्यय अलग अलग है तो उसको करना है। संप्रत्यय के उदाहरण गैर उदाहरण दोनों देना है। देखिए, उदाहरण भी देना है, गैर उदाहरण भी देना है, ये भी सही है। और अधिग्रहण जानकारी नई समस्या पर भी लागू करना है, ठीक ठाक है। बोर्ड पर लिखना विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। हम कहेंगे बिना समझे उतारो चुपचाप, तो भाई अच्छा है नहीं है, और इसी से बचना है आपको। नेगेटिव प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके लिए, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। तो यहां आपका उत्तर होगा जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा होगा, उससे आप फेल होने से बचा सकते हैं। मतलब कि ऐसा पाठ्यक्रम आप रखिए जो उसी के समाज से संबंधित हो, तब बच्चा पास करेगा। अब पता चले कि भाई इस समाज का है, भारतीय समाज का है, और उसको जापानी समाज का में मतलब एग्जाम लिया जाए तो फेल करेगा। इसलिए जो समाज का है उसी समाज से संबंधित रखिए। अगला, सार्थक सीखने के लिए निम्नलिखित में क्या महत्वपूर्ण है ताकि वो बच्चा सार्थक सीख सके। बी, बच्चों के विचार और अनुभव को जगह देना। उसके विचार को आप अति करना है, जगह देना है, तभी वो सार्थक सीखेगा। माने जो पूछे उसको आप बताइए, उसको जगह दीजिएगा, तब ना आप भाई वो बच्चा आगे बढ़ेगा। आप पूछेगा कि सर जी बारिश कैसे होती है, आप जाके थोड़ दीजिएगा, तो उसके विचार के तो आप अनुभव नहीं दिए, आप सम्मान नहीं किए। इसलिए आपका सबसे बेटर आपका बी पड़ गया, क्योंकि बच्चों बच्चा जो भी पूछे बारिश कैसे होती है बताना है, उसको नकारना नहीं है। आगे चल के हो सके कहीं कुछ वैज्ञानिक ही बन जाए। अगला, विद्यार्थी को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रश्न बचना वाला है, किससे बचना है। एकदम सुबह में 5:30 में पहुंचिए आप लेट है इसलिए 5:30 में आप आइए। गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रहा था गाड़ी का ठंडा लग गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना है। टीचर है आप, सी। चलिए, पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें, फिर सरल की ओर बढ़े, इसी से बचना है। ठीक है। अब काफी आप लोग ऑनलाइन भी देखते हैं, थोड़ा सा ऑनलाइन पर आप लोग को भी बता दें कि यहाँ सही में चलता है क्लास। रात्रि अभी मॉर्निंग है, सभी कोई अपना अपना एनएताई आज खरगोश बन के आई है। चलिए अब आगे आते हैं, प्रश्नों को करते हैं। अब कितने पर जाए, नंबर बताइए, क्योंकि हम नंबर ही भूलते ज्यादा। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। आत्म केंद्रित, बहुत मजेदार वर्ड। अच्छा रुक जाइएगा, आत्म केंद्रित बोल दिए, हम भी उसी पर चल गए। थोड़ा सा रुकते हैं, प्रश्न को हम भी समझते हैं, हम भी ऐसे ही बोल दिए, दिमाग दूसरी जगह चला गया। प्रश्न है कि विशिष्ट जानकारी स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है। हमारी बात सुनिए, अगर हम आपसे प्रश्न पूछे और आप उसको बता दिए, मतलब आपके पास जानकारी है तब ना बताइएगा। और उसी जानकारी का दूसरा नाम है संज्ञान। उसका क्या नाम है,
संज्ञान। आज जो आप बता दिए निकल गया मुंह से तो उसको कहेंगे अधिसंज्ञान। बोल दिया आप तो उसको कहते हैं अधिसंज्ञान। उत्तर आपका जाएगा सी पर। आत्म केंद्रित ये सब अलग चीज था। नेक्स्ट है कि लक्ष्य प्राप्ति करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। पहली बार लोग गलती करेंगे इस प्रश्न में, ये गारंटी है ना। पहली बार लोग उस प्रश्न ऑप्शन को मारेंगे ही नहीं। अब बताइए, यही तो बात है। पहली बार लोग गलत कर करके आने वाले हैं यहाँ भी, और इसके बाद आप लोग कभी भी इसको गलत नहीं करेगा। इसको लिख लीजिएगा, जब ऑनलाइन देखिएगा इसको। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहते हैं। नेगेटिव से क्या मतलब है भाई? नेगेटिव का भी कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होता है ना। नहीं 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 नहीं, वो नेगेटिव वर्ड है। सुनिए, हमारी बात सुनिए ध्यान से, अपने मतलब डिस्कस न करिए। कलन विधि का मतलब ही होता है लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश। निर्देश भी नेगेटिव वर्ड है, कलन वर्ड भी नेगेटिव है। तो आप बोले कि भाई कलन विधि नेगेटिव है, क्वेश्चन में भी तो कह रहा है कि निर्देश। नेगेटिव चीज का नेगेटिव ही है परिभाषा। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहते हैं? कलन विधि। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको लिख लेना है जब ऑनलाइन आप लोग देखे तो, और नहीं तो आज से लेके एग्जाम तक याद रखे तो बेटर है। लिखवाए थे पिछले बार। अगला, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है? भाई भ्रांतियां आपके मन में, बच्चा में बैठ जाए किसी का, तो क्या बताता है भ्रांतियां? अत्यंत गलत तर्कहीन सोच प्रक्रिया है। गलत बात है भाई, बच्चा के मन में भ्रांतियां बैठ जाता है, गलती बैठ जाता है ना। उच्च क्रमिक भावनात्मक बौद्धिक क्षमताएं गलत। अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। आप भोला भाला बन रहे हैं, माने आपके मन में भ्रम बैठा हुआ है। जैसे कि वोट का ही समय आता है, लोग आपको समझाते हैं कि इसको वोट दीजिए, लेकिन आप अपने मन में बैठा लिए ना हम ओकरे के दे। हम मन में एक भ्रम बैठ गया हुआ है ना। एक भोली भोली समझ है या उसके प्रति आप भक्त बन गए हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर जाएगा सी पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन, एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? बताएं। आपको गर्व कब होगा? जब आप सफल होइएगा। स्वयं को माना जाता है। अब गर्व सबसे ज्यादा कैसे होगा? आप मेरे यहाँ पढ़ लिए, आप कहेगा सर जी के पढ़ाला से थोड़े हम पास किए, हम अपना सेल्फ स्टडी किए थे तब हम पास किए। तो ये गर्व महसूस होता है जब सफलता का पूरा श्रेय अपने आप को देते हैं, गुरु जी को भूल जाते हैं, तो यहाँ पे गर्व की बात हो जाती है। ठीक है, काफी लोग हैं जो सेल्फ स्टडी करके पास करते हैं। और सीडीपी का अंतिम है, उसके बाद मैथ पेडागोजी करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? भाई आंतरिक प्रेरणा का कौन उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। तो ये सबसे मजेदार है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। ये सबसे जब जरूरी है, हमारी बात सुनिए, आंतरिक प्रेरणा बोला है। आप समझना है इस प्रश्न को, क्योंकि अंतिम है सीडीपी का। आंतरिक प्रेरणा कब उत्पन्न होगा? जब अपने आप को कहिएगा कि हम ये काम करेंगे तब जाके सफल होंगे। जो व्यक्ति, चाहे आप अपने आप को समझा रहे हैं कि हम रेगुलर मतलब एक सेट मारेंगे चाहे जो हो जाए, मतलब आप अंदर से प्रेरित है। वही बात प्रश्न में था कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, ये अपने आप से बोल रहा है ना, क्योंकि ये संप्रत्यय समझने के लिए क्या है, जरूरी है। बाकी में आप देखिए, दंड था, ये क्या है, आंतरिक है कि बाह्य है? दंड क्या है? बाह्य प्रेरणा है। प्रतियोगिता क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। समझ जाइए सब कोई। और प्रशंसा कोई कर रहा है आपका, क्या है? बाह्य है। आंतरिक प्रेरणा में होता है जहां पे खुद का मतलब सब चीज हो। तो आज का ये सीडीपी खत्म हुआ।